हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का संविधान निर्माण, इस वाले चैप्टर को आज हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए और जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखते तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पार्ट जो 2 है वो समझ में नहीं आने वाला। तो जाइए जाकर के पहले जाकर के देख लीजिए, उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा है और नेल्सन मंडेला कब राष्ट्रपति बने थे और कब वहां पर ये विरोध हुआ था और इस विरोध से कब उनको मुक्ति मिल चुकी थी। सिर्फ उनको नहीं, गोरे लोगों, काले लोगों को कब मुक्ति मिल चुकी थी। इन सब बेसिक जो बातें हैं वो मैंने सारी की सारी फर्स्ट वाले पार्ट में बता रखी। तो भाई अगर वो नहीं देखी आप लोगों ने तो जाइए और जाकर के देख लीजिए, क्योंकि आप जितना अच्छा देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आप स्कोर करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि एसएसटी भाई ऐसी होती है जो सुनने से याद होती है और देखने से समझ में आती है। ठीक है भाई, तो चलिए अब भाई शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है गणराज्य। अब भाई गणराज्य का क्या मतलब होता है? देखिए भाई, गणराज्य, गणराज्य भाई हमें नहीं पता गणराज्य का क्या मतलब होता है, तो हम कैसे पता लगाएं? भाई हमें इतना पता है ये राज्य है। राज्य क्या होता है भाई? उत्तर प्रदेश एक राज्य है और हरियाणा एक राज्य है और गुजरात एक राज्य है। हमें ये सब तो पता है ना, ये एक राज्य है। तो यानी कि ऐसे क्षेत्र जिनमें क्या किया जाता है, लोगों, वो शासक को लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, या शासन का जो प्रमुख जो व्यक्ति होता है उनमें क्या किया जाता है, लोगों के द्वारा उसको चुना जाता है। उसको हम गणराज्य कहते हैं। गण यानी कि सारे के सारे लोग, गण, गण यानी कि नागरिक, नागरिक। और राज्य तो आप लोगों को पता ही है भाई, कितने सारे राज्य हैं भाई भारत के। अब भाई देखिए, यानी कि जो राज्य है उनमें क्या किया जाता है, जो सरकार का यानी कि जो शासन का जो प्रमुख जो व्यक्ति होता है उसको किसके द्वारा चुना जाता है? अरे भाई उसको आम नागरिकों के द्वारा चुना जाता है, उसको हम गणराज्य कहते हैं। वही इसमें सीखा है, इसमें शासन का प्रमुख लोगों द्वारा ही चुना जाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं अफ्रीका का संविधान। अब भाई अफ्रीका का संविधान ये क्या है? अब आप लोग सोच रहे हो, अरे भाई जाइए पहले वाले पार्ट को जाकर के देख लीजिए, फिर से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, क्योंकि अगर आप वो वाला पार्ट नहीं देखते तो ये वाला आपको टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने सारा का सारा बेसिक जो है वो फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, तो जाइए उसे जाकर के देख लीजिए। तो अब देखिए, हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान। मैंने पहले ही बताया था, जब जो दक्षिण अफ्रीका पर क्या किया गया था, काले लोगों ने, गोरे लोगों ने क्या किया था, काले लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो उन सभी लोगों ने मिलकर के क्या किया था, गोरे लोगों का विरोध किया था। ये मैंने बताया था ना। इतना क्लियर हुआ? हाँ भाई क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है मैं। तो अब भाई बात करते हैं जो अफ्रीका का जो संविधान था, कब बना इनका संविधान? भाई इनका संविधान जब बना, जब इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इन गोरे लोगों के खिलाफ में आंदोलन करना शुरू कर दिया और उनको फिर जीत मिल गई थी। उसके बाद से क्या हुआ फिर भाई, उन्होंने अपना संविधान बनाया, अपने जो देश है उसका संविधान बना। और उनका जब ये संविधान बना तो उस संविधान में कौन कौन सी बातें जो थी लागू की गई, कि क्या क्या इस संविधान के तहत लागू किया जाए। जैसे हमारा देश है तो हमारे देश में संविधान बनाओ, इसमें कौन सी कई सारी बातें जो है मिलाई गई। जैसे कौन कौन सी? पहला, हमारा जो देश है सभी नागरिक इसमें समान होंगे और लोकतंत्र भी समानता है, और कई सारी चीजें हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान बना तो उसमें कई सारी ऐसी शर्तें थी जो रखी गई। अब भाई कौन कौन सी बातें थी जो की गई, या कौन कौन सी शर्तें थी जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान तो बना था उसमें लागू की गई। अब भाई बात करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी है। तो भाई अफ्रीका का संविधान, अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की ही बात करता है। यानी कि जो अफ्रीका का जो संविधान होगा वो इतिहास और भविष्य, इन दोनों की ही बात करता है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान होगा वो किस किस की बात करेगा? पहला फ्यूचर, दूसरा पास्ट, इन दोनों को ही लेकर के चलेगा। यानी कि कह सकते हैं जो फ्यूचर होगा, यानी कि हमारा सबका फ्यूचर जो होगा, दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों का कहना है कि हमारा सबका जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और पास्ट में जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनको दोबारा घटित नहीं किया जाएगा। अब भाई आप लोग सोच रहे हो कौन कौन सी घटना? अरे भाई काले गोरे को जो लेकर के भेदभाव किया गया था, वही वाली घटना दोबारा फ्यूचर में नहीं दर्शाई जाएगी, नहीं दोहराई जाएगी। ये बात किसमें लागू की? ये दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान बना था उसमें लागू कर दी गई थी। ठीक है भाई, तो अब देखिए भाई, दक्षिण अफ्रीकी के रूप में वादा करते हैं कि यह रंगभेद क्रूर इतिहास को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। ये बात दक्षिण अफ्रीका के संविधान जब बना तो उसमें लागू कर दी गई थी। अब भाई बात करते हैं श्वेत, स्त्री, पुरुष, इन सभी को मिलाकर के क्या किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वो, या दक्षिण अफ्रीका का जो देश है वो बनता है। इन सभी का समान अधिकार होगा दक्षिण अफ्रीका पर।
ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि स्त्री को नीच माना जाएगा या श्वेतों को नीच माना जाता है, इनके ऊपर कितने सारे कंधे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, है ना। तो अब ये वो नहीं होगा, अब इन सभी को मिला करके देश जो है वो बनता है। अब भाई बात करते हैं सभी को साझा करने का घोषणा पत्र था, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ये जो संविधान है ये सभी नागरिकों को, सभी स्त्री पुरुष और श्वेत लोगों को एक साथ में इकट्ठा करने का ये एक प्रकार का क्या है, घोषणा पत्र भी है। जो रंग वो क्या, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, ये भी एक प्रकार का क्या है, घोषणा पत्र है, ये एक प्रकार का। अब इस लोकतंत्र के मॉडल के रूप में, अब इसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। भाई ये जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है, इस लाइन को समझने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं उसे सुन लो। भाई कौन कौन सी बातें? दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान नहीं था, या दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत में कैसा था, जब गोरे लोगों ने इन पर कब्जा कर रखा था, ये जो देश था ये लोकतंत्र के लिए सारे के सारे विश्व में इसकी निंदा की जाती थी कि बहुत बेकार देश है, इसमें लोकतंत्र है ही नहीं, लोगों की बात सुनी ही नहीं जाती। लेकिन जब वो नेल्सन मंडेला जी यहाँ के राष्ट्रपति बने थे और फिर यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली की गई, तो उसके बाद से फिर भाई क्या हुआ, ये दक्षिण अफ्रीका जो है ये लोकतंत्र के मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। देख सकते हो आप लोग, जहां इसकी इतनी कड़ी निंदा की जाती थी, वहीं पर एक नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बन चुके थे, उसके बाद में ये लोकतंत्र बना, और लोकतंत्र बनने के बाद में ये सारे के सारे विश्व में लोकतंत्र में प्रथम, यानी कि इसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा था। किसको? दक्षिण अफ्रीका को। ये आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए ये ऐसा कौन सा देश है जिसको लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है? तब आप लोग बोलोगे भैया कोई सा नहीं, दक्षिण अफ्रीका है, जो सनी सर ने बताया था वही तो है। अब भाई आगे चलते हैं। अब भाई ये बताइए, मैंने बता दिया भाई आप लोगों को दक्षिण अफ्रीका का संविधान। भाई मैं बात करता हूँ संविधान, मुझे पता ही नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये संविधान क्या है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है क्या, कि भाई ये बताइए, हमने मान लिया हाँ संविधान है, इसका निर्माण हो गया, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि हमें संविधान की जरूरत ही क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? पूरा चैप्टर पढ़ दिया, अगर आपको यही नहीं पता तो आप क्या बोलोगे, है ना भाई। तो भाई आपको पता होना चाहिए ना, यही क्वेश्चन है भाई 5 नंबर में ये बनता है भाई, कई बार बन जाता है, इसीलिए भाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भाई नोट कर लो, ये पक्का ये आएगा ही आएगा। तो भाई चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। क्या है भाई, अब भाई हमें जो संविधान है इसकी आवश्यकता क्यों होती है, या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो चलिए भाई पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, सरकार के विभिन्न अंग तय करने के लिए हमें भाई किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। मतलब समझ लो इस वाली लाइन का क्या होता है भाई, जो सरकार होती है, सरकार, अरे भाई आप सभी को तो पता हमारा एक जो देश है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा ही तो चलाया जाता है, इतनी सी बात नहीं है क्या भाई। ये देखिए सरकार के विभिन्न अंग, अब भाई सरकार के कौन से विभिन्न अंग होते हैं? अरे भाई सरकार के होते नहीं है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कौन सा बच गया? और बच गया विधायिका। ये सारे के सारे भाई 3 अंग होते हैं सरकार के। अब भाई इन 3 अंगों की क्या किया गया, जो शक्ति है इसको नियंत्रण करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अगर संविधान नहीं होगा तो ये अपनी शक्ति का गलत प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो देश है इसकी अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ सकती है। इसलिए हमें भाई संविधान की आवश्यकता पड़ती है। अब भाई दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है भाई दूसरा पॉइंट आ जाता है लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार है, इसका निर्माण करने के लिए और दूसरा कार्य तय करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है भाई? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है इसके क्या क्या कार्य है इसको तय करना पड़ेगा, और लोकतांत्रिक सरकार है इसके निर्माण या इसके गठन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। यूं समझा करो एसएसटी को, दिमाग नींद मत लाया करो कुछ बच्चे ऐसे करने नहीं। अरे मैं हूं ना, वीडियो देखो, मजे लो, इंटरेस्ट के साथ समझो इस वाले चैप्टर को। अब देखिए सरकार को अपनी शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है ना भाई। सरकार जो है अगर वो गलत प्रयोग करेगा तो सरकार को कौन सही कर सकता है? अरे भाई संविधान। जब संविधान होगा तभी तो सही हो पाएगा हमारा सारा देश। इसलिए भाई हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कि किस नागरिक का कौन सा अधिकार है, ये बात भी संविधान तय करता है। इसलिए भाई हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा पॉइंट क्या है?
अच्छे समाज के गठन के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। अगर संविधान नहीं होगा तो अच्छा समाज का गठन किया ही नहीं जा सकता। अब भाई बात करते हैं लोकतंत्रात्मक क्या होता है। ये तो भाई वर्ड सबसे ही इजी है, सबसे ही easy है। देख लो इसमें क्या लिखा है, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान अधिकार हो उसे लोकतंत्रात्मक कहते हैं। भाई सबसे आसान तो यही हो गया। भाई ऐसा स्वरूप, सरकार का ऐसा स्वरूप या ऐसा रूप होता है जिसमें क्या होता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्रात्मक कहते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब ही यही होता है, लोगों का शासन या लोग जिसमें सभी को समान हो। ठीक है भाई, इसको हम लोकतंत्रात्मक कहते हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो भाई एक बार प्लीज दोबारा से देख लीजिए, यहाँ से रिवीजन करके। दोबारा से नहीं देखोगे, आगे बढ़ोगे तो आप लोगों का कहीं ना कहीं घाटा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो संविधान है ये बन चुका है, लेकिन इसका बन चुका है, बनने के बाद में इसके कौन कौन से प्रमुख काम होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखिए भाई कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहला काम, जितने भी लोग होते हैं जो साथ में रह रहे होते हैं उन सभी लोगों के बीच में भाईचारा, एकता विकसित करना संविधान का प्रमुख कार्य होता है या संविधान का एक कार्य होता है। फिर दूसरा, यही इसमें लिखा है, साथ रह रहे लोगों के बीच में जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना संविधान कहलाता है। अब दूसरा, ये स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होता है तथा कौन प्रमुख होगा। यानी कि संविधान जो है इसका एक ये भी रूल होता है कि जो सारे के सारे जो लोग हैं वो मिलकर के सरकार का गठन करेंगे, और सरकार का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, ये बात भी हमारा संविधान ही तय करता है। अब तीसरा क्या है भाई, अधिकारों की सीमा को तय करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की जरूरत पड़ती है। भाई अधिकार है कि किसको कितने अधिकार प्राप्त हैं, ये बात भी कौन तय करता है? संविधान तय करता है। ठीक है। और अच्छे समाज के गठन के लिए तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि देखो भाई क्या होता है, एक अच्छा जब भी हमें समाज बनाना होगा तो समाज को नियम कानून के तहत अगर हम चलाया जाएगा तभी तो वो अच्छे से चलेगा। अगर हम उसको क्या करेंगे, बेफालतू में बस समाज बना दिया और बस 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 ये सब चल रहा है, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हमने समाज बना दिया तो उसमें एक अलग अलग तरीके के कानून भी तो होने चाहिए, क्योंकि भाई अगर उसमें कानून नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा समाज, वो समय तक नहीं चलने वाला। इसलिए अच्छे समाज के गठन के लिए हमें संविधान की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं समता। अब भाई ये समता क्या होता है यार, ये तो पता ही नहीं है, कैसे पता लगा? अरे मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में थे ना कुछ, हाँ 6 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक समानता का भी अधिकार है। ये उससे थोड़ा सा मैच खाता है। तो चलिए एक बार इसका पढ़ के देख लेता हूँ क्या हो सकता है। कानून के समक्ष समानता। अरे भाई एक समानता वो होती है जो सरकार के प्रति सभी लोग जो होंगे या कानून के सामने सभी लोग जो होंगे वो समान होंगे, इसी को हम समानता कहते हैं। या किसी में भी कोई भेदभाव ना करना भी समान। अरे भाई ये वही वाली समानता है जो आपके 6 मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं, ये वही है समता। बस समता कह दिया, समानता की जगह पर यहाँ पर समता कह दिया, और इसकी मीनिंग यही है, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर, यही होता समता। अब भाई इधर बात करते हैं, दूसरे टॉपिक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्या भाई, भारतीय संविधान जो है इसका निर्माण। अब भाई देखिए भारतीय संविधान, क्या आपको लगता है भारतीय जो संविधान है ये आसानी से हो गया? वो नहीं भाई, जब भारत का जो संविधान था, हमें तो ये तो पता ही है कि जब भारत जो था आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था भारत का, तो क्या हुआ था, दो देश के जो लोग थे वो एक से दूसरे देश पे आ रहे थे और खूनी संग्राम स्टार्ट हो चुका था। लोगों ने, हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से खूनी मामला इतना ज्यादा चढ़ा था, और उसी समय में संविधान जो था ये बना था। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हैं कि संविधान जो है किस परिस्थिति में बना होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं। तो भारत जैसे विविधता वाले देश का संविधान बनना आसान बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने बंटवारे को भी झेला, है ना,
और 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्य नेताओं ने मिलकर संविधान लिखा था। 1928 में संविधान लिखा है, लेकिन हमने तो भाई ये सुना है कि जो संविधान है वो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। अरे भाई, बनाया उन्होंने ही है, लेकिन उससे पहले ही जो मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल जो नेहरू है, उन्होंने सोच लिया था कि हमारा जो देश होगा वो नियम कानून के तहत चलेगा, और उनके साथ साथ 8 कांग्रेस के कुछ नेता भी थे। इन सब लोगों ने सिर्फ प्लान बनाया था कि संविधान बनेगा, समझे। हाँ, अब भाई 1931 में कराची में हुए अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। अब भाई 1931 में एक अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन के नाम से जिसे जानते हैं। उसमें क्या हुआ, एक प्रस्ताव रखा गया, और उस प्रस्ताव के तहत क्या हुआ भाई, ये बात तय की गई कि जब भारत जो होगा आजाद हो जाएगा तो वो ना एक अपने अलग संविधान के द्वारा ही चलेगा। ठीक है भाई। अब इस तरह भारतीय संविधान की नींव रखी गई थी। भाई इस तरह से क्या हुआ, भारतीय संविधान है इसकी नींव रखी गई थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट नहीं है कि हम भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में बताइए, ऐसे नहीं पूछेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई बताइए किन किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान की नींव रखी गई, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। और ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई ये संविधान के ऊपर है, और संविधान के अगर ऊपर दे रखा है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इतना आप लोगों को समझ में आया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा। तो भाई ये जो संविधान सभा होती है क्या होती है भाई? संविधान सभा, चलो हम सभा भूल जाते हैं क्या है, छोड़ो छोड़ो, हमें नहीं पता, हमें इतना पता ये संविधान है ना। अब भाई सभा जो होती है ये एक प्रकार का सम्मेलन होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं बैठे होते हैं और आपस में मीटिंग करते होते हैं, क्या बोलते हैं, सभा। लेकिन ये कौन सी सभा है? संविधान की सभा है, यानी कि वो वाली सभा जिसमें जितने भी लोग चुने गए हैं वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं, संविधान नामक दस्तावेज की रचना की है, उसी को हम कहते हैं संविधान सभा। ठीक है भाई, तो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, अब भाई बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब भाई भारतीय संविधान है इसके बारे में बात करने वाले, मैंने अभी उससे पहले आप लोगों को बता दिया था भारतीय जो संविधान उसका निर्माण कैसे हो गया। अब भाई उसके आगे का प्रोसेस है कैसे। भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान जो सभा है इसका निर्माण करने के लिए क्या किया गया था, 1946 में चुनाव किए गए थे, और किए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए भाई वो था संविधान का निर्माण, लेकिन ये है संविधान सभा। और ये संविधान सभा किस प्रकार से गठित हुई थी इसके बारे में, सबसे पहले क्या हुआ था 1946 में इसके गठन के लिए क्या किए गए थे, चुनाव हुए थे। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1946 में ये गठित हो गई थी। ठीक है भाई, इसकी पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक 1946 में हुई थी, और इसके तत्काल बाद 2 हिस्सों में बट गया था देश। अब भाई क्या हुआ कि जैसे ही ये जो सभ्यता जो थी ये बनी, तो उसके उस समय के बाद ही यानी तत्काल ही जो पूरा पूरा जो देश था वो 2 बराबर भागों में, 2 भागों में बट चुका था, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। इसके साथ साथ संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई थी। अब भाई एक बात बताओ, ये संविधान सभा है, संविधान सभा ये किसी भी एक देश की है। ठीक है, अब भाई इस देश का हो गया भाई बंटवारा। ठीक है, अब भाई इस देश का बंटवारा हो गया, भाई जाहिर सी बात है यहाँ की जितनी भी चीजें होंगी वो 2 बराबर 2 हिस्सों में बटेंगी। तो भाई इसी प्रकार से संविधान सभा जो थी ये भी 2 भागों में बट गई थी। ठीक है, कब, जब देश का बंटवारा हुआ था। ठीक, अब भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, पहले ज्यादा थे, लेकिन अब भारत का संविधान लिखने वाली जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य रह गए, 299 सदस्य रह गए। इन्होंने नवंबर 1949 में अपना काम पूरा किया था। इन्होंने नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया था और प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर भी भाई चर्चा की गई थी। अब भाई क्या हुआ, जो जितने भी संशोधन बने, अब भाई उन संशोधनों पर 2000 से भी ज्यादा वो हुई, संशोधन करने के लिए चर्चा की गई थी। 2000 से भी ज्यादा संशोधन करने के लिए चर्चा की गई थी। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में यानी कि 3 सालों में कुल कितनी चर्चा हुई? 114 दिनों की बहुत ही ज्यादा गंभीर चर्चा की गई थी। ठीक है भाई, इन्हें अब भाई ये जो चर्चा की गई, अब भाई इस चर्चा को भी तो किसी नाम से जाना जाता होगा ना? हाँ भाई, जाना जाता होगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। इस सारी की सारी गंभीर जो 3 वर्षों की जो कुल गंभीर जो चर्चा हुई थी, उसको इसके नाम से जाना जाता है। ओ ये मिट गया, सॉरी। अब इसे 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। यानी कि ये जितना भी कुछ था, ये जितने भी दिन में क्या हुई थी, ये सब कुछ बहस जो चली थी, इसको कितने खंडों में बांटा गया? 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। और इन्हीं बहसों के द्वारा प्रावधानों के पीछे की सच्चाई दिखाई देता है। ठीक है, सच्चाई दिखाई देती है। ठीक है। अब भाई भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भाई भारतीय संविधान कोई आपसे पूछ ले कि कब लागू हुआ था, भाई वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं, ये टॉपिक तो हमारा खत्म। अब भाई बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। अब भाई भारतीय संविधान सभा हो गई। अब भाई इसकी विशेषता क्या है संविधान की? भाई इस संविधान की विशेषता ये है कि भारत जो है ये एक संघीय सरकार होता है। किसके जरिए? संविधान के जरिए ही ये मुमकिन हो पाया। इसलिए संविधान की पहली ये विशेषता है कि संविधान के जरिए ही क्या हुआ है, भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था लागू है। संघीय का क्या मतलब होता है भाई? संघीय, इसका मतलब क्या होता है भाई? संघीय का मतलब ये होता है कि जब दो सरकार होती है वो आपस में मिल जाती है तो इसको भाई संघीय सरकार कहते हैं। सबसे आसान है, इजी है तो बहुत ही ज्यादा। अब भारत में संसदात्मक सरकार होती है और प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानने वाला। ठीक है भाई। मूल अधिकार होना चाहिए। और भाई क्या होता है? मूल अधिकार होते हैं सभी को इसके अंदर संविधान के तहत। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि हमारा जो देश है इसके अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी है। ये क्या है? ये सारी की सारी संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है भाई। और यही के साथ भाई हमारा ये प्यारा सा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कोमल से हाथों से भाई लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक ही देना, है ना भाई। और वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, है ना भाई। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आप लोगों से और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से इसको देखिए और ना समझ में आए तो दोबारा से देखिए। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए जय श्री राम। अब भाई बात करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा। तो भाई ये जो संविधान सभा होती है क्या होती है भाई? संविधान सभा, चलो हम सभा भूल जाते हैं क्या है, छोड़ो छोड़ो, हमें नहीं पता। हमें इतना पता ये संविधान है ना। अब भाई सभा जो होती है ये एक प्रकार का सम्मेलन होता है। ठीक है भाई। यहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं बैठे होते हैं और आपस में मीटिंग करते होते हैं, क्या बोलते हैं? सभा। लेकिन ये कौन सी सभा है? संविधान की सभा है। यानी कि वो वाली सभा जिसमें जितने भी लोग चुने गए हैं वो सारे के सारे लोग क्या करते हैं? संविधान नामक दस्तावेज की रचना की है, उसी को हम कहते हैं संविधान सभा। ठीक है भाई। तो चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे हम संविधान सभा कहते हैं। ठीक है। अब भाई बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब भाई भारतीय संविधान है, इसके बारे में बात करने वाले। मैंने अभी उससे पहले आप लोगों को बता दिया था भारतीय जो संविधान उसका निर्माण कैसे हो गया था। अब भाई उसके आगे का प्रोसेस है कैसे। भारतीय संविधान सभा
के लिए 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान जो सभा है इसका निर्माण करने के लिए क्या किया गया था, 1946 में चुनाव किए गए थे। और किए गए थे संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए भाई वो था संविधान का निर्माण, लेकिन ये है संविधान सभा। और ये संविधान सभा किस प्रकार से गठित हुई थी इसके बारे में, सबसे पहले क्या हुआ था 1946 में इसके गठन के लिए क्या किए गए थे, चुनाव हुए थे। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1946 में ये गठित हो गई थी। ठीक है भाई, इसकी पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक 1946 में हुई थी। और इसके तत्काल बाद दो हिस्सों में बट गया था देश। अब भाई क्या हुआ कि जैसे ही ये जो सभ्यता जो थी ये बनी, तो उसके कुछ समय के बाद ही यानी तत्काल ही जो पूरा पूरा जो देश था वो दो भागों में बट चुका था, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। इसके साथ साथ संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई थी। अब भाई एक बात बताओ, ये संविधान सभा है, संविधान सभा ये किसी भी एक देश की है। ठीक है, अब भाई इस देश का हो गया भाई बंटवारा। ठीक है, अब भाई इस देश का बंटवारा हो गया, भाई जाहिर सी बात है यहाँ की जितनी भी चीजें होंगी वो दो बराबर दो हिस्सों में बटेंगी। तो भाई इसी प्रकार से जो संविधान सभा जो थी ये भी दो भागों में बट गई थी। ठीक है, कब, जब देश का बंटवारा हुआ था। ठीक, अब भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। पहले ज्यादा थे, लेकिन अब भारत का संविधान लिखने वाली जो संविधान सभा थी उसमें कितने सदस्य रह गए, 299 सदस्य रह गए। इन्होंने नवंबर 1949 में अपना काम पूरा किया था। इन्होंने नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा के लिए प्रारूप संविधान बनाया था और प्रत्येक धारा पर 2000 से ज्यादा संशोधन पर भी भाई चर्चा की गई थी। अब भाई क्या हुआ, जो जितने भी संशोधन बने, अब भाई उन संशोधनों पर 2000 से भी ज्यादा वो हुई, संशोधन करने के लिए चर्चा की गई थी। 2000 से भी ज्यादा संशोधन करने के लिए चर्चा की गई थी। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में यानी कि 3 सालों में कुल कितनी चर्चा हुई, 114 दिनों की बहुत ही ज्यादा गंभीर चर्चा की गई थी। ठीक है भाई, इन्हें अब भाई ये जो चर्चा की गई, अब भाई इस चर्चा को भी तो किसी नाम से जाना जाता होगा ना। हाँ भाई जाना जाता होगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और डिबेट्स, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। इस सारी की सारी गंभीर जो 3 वर्षों की जो कुल गंभीर जो चर्चा हुई थी उसको इसके नाम से जाना जाता है। ओ ये मिट गया, सॉरी। अब इसे 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था, यानी कि ये जितना भी कुछ था, ये जितने भी दिन में क्या हुई थी, ये सब कुछ बहस जो चली थी इसको कितने खंडों में बांटा गया, 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया था। और इन्हीं बहसों के द्वारा प्रावधानों के पीछे की सच्चाई दिखाई देता है। ठीक है, सच्चाई दिखाई देती है। ठीक है, अब भाई भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भाई भारतीय संविधान कोई आपसे पूछ ले कि कब लागू हुआ था, भाई वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है भाई, अब भाई बात करते हैं, ये टॉपिक तो हमारा खत्म। अब भाई बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषता। अब भाई ये भारतीय संविधान सभा हो गई। अब भाई इसकी विशेषता क्या है संविधान की, भाई इस संविधान की विशेषता ये है कि भारत जो है ये एक संघीय सरकार होता है। किसके जरिए, संविधान के जरिए ही ये मुमकिन हो पाया। इसलिए संविधान की पहली ये विशेषता है कि संविधान के जरिए ही क्या हुआ है, भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था लागू है। संघीय का क्या मतलब होता है भाई, संघीय इसका मतलब क्या होता है भाई, संघीय का मतलब ये होता है कि जब दो सरकार होती है वो आपस में मिल जाती है तो इसको भाई संघीय सरकार कहते हैं। सबसे आसान है, इजी है तो बहुत ही ज्यादा। अब भारत में संसदात्मक सरकार होती है और प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है,
और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी धर्म को ना मानने वाला। ठीक है भाई। मूल अधिकार होना चाहिए। और भाई क्या होता है, मूल अधिकार होते हैं सभी को इसके अंदर संविधान के तहत। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि हमारा जो देश है इसके अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी है, जिस ये क्या है, ये सारी की सारी संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है भाई। और यही के साथ भाई हमारा ये प्यारा सा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कोमल से हाथों से भाई लाइक और सब्सक्राइब भी ठोक ही देना, है ना भाई। और वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज एक लाइक करने में आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और हो सके तो एक कमेंट भी कर देना, है ना भाई। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आप लोगों से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से इसको देखिए, और ना समझ में आए तो दोबारा से देखिए। ठीक है भाई। तो तब तक के लिए जय श्री राम।